तो इस केस में क्या हुआ था, जब एक पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, तो उन्होंने फाइल किया कि दे आर जस्ट कर्टेलिंग आवर फंडामेंटल राइट, इट्स लाइक अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट कवर्ड आर्टिकल 19। ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, उसमें ये एक तरह का बाध्यता है कि आप इंटरनेट चलाने नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू यूज इंटरनेट है, इट्स इज आवर फंडामेंटल राइट। ए वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं ज्ञानराज जुरिस पाथवे के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने एक स्लाइड दिख रहा होगा, जो एक बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसका नाम है अनुराधा भसीन जजमेंट। तो इस जजमेंट में क्या हुआ था, मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता देता हूं, उसके बाद कुछ कुछ जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जैसे इस जजमेंट में क्या हुआ था, अनुराधा भसीन का जो जजमेंट आया था, वो इंटरनेट जो बैन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में उस समय, जब आर्टिकल 370 और 35A का सस्पेंशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब आर्टिकल 35A और 370 क्या बोलता है, 370 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को। उसमें इंक्लूडेड है 12 स्टेट्स, जिसमें से एक स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। इट मीन्स स्पेशल स्टेटस का मतलब आप क्या समझते हैं? अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि कोई भी कानून बनता है तो वो तो पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट के पास हक है कानून बनाने का। जैसे पार्लियामेंट ने जीएसटी पे कानून बनाया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो जैसे ही उन्होंने प्रेसिडेंट का एसेंट पास में हुआ, उसके बाद वो कानून लागू हो गया पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में लागू हो गया वो चीज, और सब स्टेट उसको फॉलो करेगा। बट जम्मू एंड कश्मीर में वो लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक स्पेशल स्टेटस में मेंशन है आर्टिकल 370 के अंदर। इट मीन्स कि मान लीजिए कोई भी कानून पास हुआ इंडिया में, वो सारे स्टेट के ऊपर बाइंड है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मान लीजिए उसको लागू करना होगा, तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो वहां की जो गवर्नर है, वहां की जो गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेचर है वहां का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहां पे वो कानून को जो हुआ है वो रेक्टिफाई करेगा कि क्या उनके स्टेट में लागू होना चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए कि वो अपना एसेंट दे देती है वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब उस क्षेत्र, तब वहां पे वो लागू हो जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि अभी तो आर्टिकल 370 और 35A खत्म हो चुका है, आपको पता ही है, और जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया का पार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा उसमें कि मान लीजिए कोई भी कानून बना, उस पर इंप्लीमेंट अब वहां पे भी होगा। पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 370 था। 370 आपको स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड JNK का। 35A क्या देता है? 35A में ये चीज दिया गया कि वहां की जो रेसिडेंशियल पीपल हैं, जो वहां के रेसिडेंट्स हैं, उनको पर्टिकुलर राइट दिया गया है। परमानेंट रेसिडेंस मींस कि वहां के जो परमानेंट रेसिडेंट हैं, उनका क्राइटेरिया कि कौन कौन वहां के जो परमानेंट रेसिडेंट हैं, बस वो राइट उन्हीं को दिया गया है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि परमानेंट रेसिडेंट का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में आपका 10 साल से बसा हुआ है, तो उनके पास तो अब उनको परमानेंट रेसिडेंट का वहां का मिलेगा सिटीजनशिप, ठीक है। तो वहां का जो 35A का जो आर्टिकल वो बताता है कि वहां के जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, वो सिर्फ उसी क्षेत्र में वर्क कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जो लिमिटेशंस दी गई है सिर्फ उसी क्षेत्र में है आपका। इट मीन्स कि जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो वहां पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये एज अ ब्रेकर काम कर रहा है वहां के सिटीजन्स के लिए, क्योंकि कोई भी कानून बन रहा है वो उन पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से वहां की डेवलपमेंट रुकी हुई है। बिकॉज ऑफ 35A
कोई भी बाहर का आदमी, कोई भी मतलब अपार्ट फ्रॉम जम्मू कश्मीर को छोड़ के कोई भी बाहर का आदमी वहां पे कुछ लैंड नहीं खरीद सकता था। कोई आदमी वहां पे जाके जॉब परमानेंट नहीं कर सकता था। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी थी वहां पे। ठीक है, ये सारी चीज थी 35A में और 370 में। तो क्या हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया आर्टिकल 370 और 35A, तो उस बीच में क्या हुआ कि उन्होंने प्रॉपर, जब प्रेसिडेंट रूल जब वहां पे हुआ था, इमरजेंसी हुआ था, तो जब प्रेसिडेंट का जब शासन हुआ था, तो उस सिचुएशन में टोटली उन्होंने उस पर्टिकुलर जो एरिया था वहां का उन्होंने इंटरनेट को बैन कर दिया था। इट मीन्स कि जैमर लगा के, मीन्स कि आप इंटरनेट पूरा शट डाउन कर दिया था उन्होंने। जो इंटरनेट की जो फैसिलिटीज थी उन्होंने प्रॉपर बैन कर दिया था, ताकि हो सके कुछ दंगा वंगा ना हो, मे भी कुछ इश्यूज हो जाए। तो उस पे ये जजमेंट आया था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें बताया गया कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एक पिटीशन डाला गया कि कोई भी जो राइट है हमारा, राइट टू इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या हुआ? मीन्स मौलिक अधिकार। जो अधिकार हमको गवर्नमेंट ने दिया है, जो हम भारत के जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो हमको राइट्स मिली है, वो राइट्स हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अभी टोटल कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो टोटल अभी 6 फंडामेंटल राइट हैं। 7 आपके थे राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट में उन्होंने हटा दिया था, वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right to freedom of religion, cultural and educational right, right against exploitation, and right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights जो कि जितने भी सिटीजन हैं इंडियन के, उनको मिला हुआ ये चीज, उनके पास कानूनी हक है। तो इस केस में क्या हुआ था, जब एक पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, तो उन्होंने फाइल किया कि दे आर जस्ट कर्टेलिंग आवर फंडामेंटल राइट। It's like a freedom of speech and expression that covered Article 19. ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है, उसमें ये एक तरह का बाध्यता है कि आप इंटरनेट चलाने नहीं देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू यूज इंटरनेट है, इट्स इज आवर फंडामेंटल राइट। आप इसको इम्प्रॉपर तरीके से परमानेंट शटडाउन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने पर्टिकुलर गाइडलाइंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप टेम्पररी बेसिस पे इंटरनेट को शट डाउन करें, नॉट टेकिंग एज अ कैजुअलिटी कि जब मन क्या बंद कर दिया इंटरनेट, शट डाउन कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि यू कैन टेक एज अ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन अ प्रोपोर्शनेट फॉर्म। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक टर्म्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कंसेप्ट है कि जिस प्रोपोर्शनेट में जिस प्रोपोर्शनेट में उसने बदमाशी किया है, उसी प्रोपोर्शनेट में आप उसको सजा भी देंगे। समझिए बात? मतलब कि आपको उस प्रोपोर्शन में ही करना है, यू कांट डू बियॉन्ड दैट प्रोपोर्शन। जैसे कि किसी ने आपको एक चाटा मारा, आपने उसको शूट कर दिया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यही कहता है कि आप मान लीजिए कि वो एक झापड़ मारा, तो अब बदले में एक झापड़ आप मार दीजिए इन अ प्रोपोर्शनेट वे। इट डजंट मीन कि आप शूट कर दीजिएगा। तो ये उन्होंने बताया कि इट कुड बी डन विद इन अ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि आप ये कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी वे में, तो आपको करना ही है। फिर उसके बाद इट इज द मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है कि मान लीजिए कोई भी गलत तरीके से कानून पास हो गया या कोई भी जुडिशियरी कोर्ट के द्वारा गलत डिसीजन दे गया, तो आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, check the validity of the law,
कानून को आप चेक कर सकते हैं क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि मान लीजिए इंटरनेट को तो बंद कर दिया, तो जिसके कारण बहुत सारी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत सारी इफेक्ट आई थी उस एरिया में, जब इंटरनेट आपका शटडाउन हुआ था। तो समझ में आई बात? जिसके कारण काफी सारे लोग इफेक्ट हुए थे, उनका बिजनेस इकोनॉमिक सब खराब होने लगा। क्योंकि आप जानते हैं आज की डेट में डिजिटलाइजेशन का कितना महत्व है, और आफ्टर दैट सब चीज आज के डेट में डिजिटल वे में है। तो उस बेसिस पे आपने परमानेंट जो शटडाउन किया है, इट्स नॉट गुड, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो इन सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से करना होगा, टेम्पररी बेसिस पे करना होगा, जेन्युइनिटी देखना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कैजुअलिटी के तौर पे आपने कुछ भी कर दिया तो फिर इट मीन्स कि यू आर जस्ट टेकिंग द लॉ इन योर हैंड्स। तो यही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या क्या, कि राइट टू यूज फ्री इंटरनेट इज एन फंडामेंटल राइट। आज के डेट में हम जानते हैं जगह जगह पर, मतलब गांव में भी देखे होंगे कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है वहां इंटरनेट पहुंचा हुआ है। जहां खाने को रोटी नहीं है वहां इंटरनेट पहुंचा हुआ है। तो उस सिचुएशन में देखा जाएगा, अगर इंटरनेट आप बंद कर देंगे तो उस जगह का, उस पर्टिकुलर रीजन का इकोनॉमिक तो खराब होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। बिजनेस लॉस, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, सब चीज ठप हो जाएगा। तो ये सारी जो क्रक्स थी अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो लैंडमार्क केसेस हैं आपके राइट टू यूज फ्री इंटरनेट पे। तो इसमें उन्होंने गाइडलाइंस दिया दैट आप एक प्रोपोर्शनेट तरीके से शटडाउन करें, जो एक टेम्पररी होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जुडिशियल, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बट उसके बाद भी काफी सारे चेंजेस हमने देखे हैं कि उसके बाद भी गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाया है, उसके बाद भी बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। तो ऑप्शन यही है कि इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, या फिर आप कोर्ट में अपील कीजिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट का होल एंड सोल व्याख्या था इस केस पे, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए कि इस केस में क्लैट में एग्जामिनेशन में आपको इस केस का पैराग्राफ दे देगा, तो जब तक आप कहानी इस केस का नहीं समझिएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब लाइन बाय लाइन पढ़ाना तो उचित मैं नहीं समझता हूं, बट आपको पूरे जो केस है उसका मैंने जिस्ट बताया। ठीक है, कि क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या क्या तरीके से आपको इंटरनेट को शटडाउन करेंगे। इंटरनेट आपका एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। ठीक है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का कहना था कि मान लीजिए हम इंटरनेट बैन करेंगे, इंटरनेट नहीं बैन करते हैं तो काफी सारे दंगे, राइट्स, ये सब हो सकते थे, जिसके कारण से मुझे इंटरनेट को शटडाउन करना पड़ा। सो दीज आर द होल कंसेप्ट ऑफ अनुराधा भसीन्स केस। उसके बाद अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे क्वेश्चन एंड आंसर इसका डिस्कस करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं केस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।